नमस्कार। आज का जो हमारा ये विषय है, ये सचमुच बहुत ही काफी संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक गहराई लिए हुए है। एक ऐसी गहन वैचारिक यात्रा जहां हम उन धारणाओं को चुनौती देंगे जो आज के समाज में बहुत गहराई तक पैठ बना चुकी हैं। जी नमस्ते। और इस चर्चा में शामिल होना मेरे लिए सच में एक बहुत सार्थक अनुभव है। बिल्कुल। और हमारे आज के इस गहन अध्ययन की स्रोत सामग्री में वर्ष 2025 में प्रकाशित स्कॉट बेरी कॉफमैन की बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक राइज अबव और हालिया व्यवहार विज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प शोध शामिल हैं। हाँ, कॉफमैन का काम हमेशा से बहुत प्रभावशाली रहा है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। हमें यह समझना है कि कैसे पीड़ित मानसिकता, या जिसे हम विक्टिम माइंडसेट कहते हैं, वो इंसान को अनजाने में एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जाल में फंसा देती है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना कि कैसे इस मानसिकता को पार करके हम सशक्तिकरण की ओर बढ़ सकते हैं। कैफे फिलॉसफी जैसे वैचारिक मंचों पर भी हम अक्सर यही चर्चा करते हैं कि दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से जीवन की इन जटिलताओं को कैसे समझा जाए। मैं कैफे फिलॉसफी से जुड़ी हूँ, और जब हम मानव स्वभाव का एक शांत, एक बौद्धिक विश्लेषण करते हैं तो कई परतें खुलकर सामने आती है। मैं कैफे फिलॉसफी के काम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी सुनने वालों से एक छोटी सी अपील करना चाहूंगी कि यदि वे इस तरह की गहरी और सार्थक वैचारिक चर्चाओं को समाज में फैलाना चाहते हैं तो कैफे फिलॉसफी के इस मिशन को अपना समर्थन दें, इस सामग्री को लाइक करें और साझा करें। जरूर। तो ठीक है, आइए इसे समझते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या बचपन की छोटी छोटी परेशानियां या असुविधाएं सचमुच जीवन भर की असफलता का कारण बन सकती हैं? क्योंकि आजकल ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपनी हर छोटी असफलता का कारण अपने अतीत के किसी हिस्से में खोज रहा है। ये आज के दौर का एक बहुत बड़ा सच है। हम देख रहे हैं कि मनोविज्ञान में आजकल छोटे आघात, या जिसे टाइनी ट्रॉमास कहते हैं, और भावनात्मक उपेक्षा जैसे शब्दों का बहुत चलन हो गया है। हाँ बिल्कुल। लोग महसूस करते हैं कि अगर बचपन में माता पिता ने उनके साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया तो उनकी आज की हर नाकामी का कारण बस वही है। और यहीं पर हमें एक लकीर खींचनी होगी। स्रोत सामग्री में जॉर्ज बोनानो के शोध का बहुत गहराई से जिक्र है। बोनानो का काम ये साबित करता है कि आघात या ट्रॉमा वो अपने आप में इंसान को हमेशा के लिए नहीं तोड़ता। अच्छा, तो फिर क्या चीज इंसान को तोड़ती है? देखिए, इंसान स्वाभाविक रूप से बहुत लचीला होता है। आघात से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि उस घटना के प्रति हमारा नजरिया क्या है। ये सच है कि कुछ लोगों ने जीवन में बहुत भयानक, बहुत वास्तविक आघात सहे हैं। उन्हें कतई नकारा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, उन लोगों की सच्ची पीड़ा का सम्मान होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन आज की समस्या ये है कि सामान्य मानवीय संघर्षों और छोटी छोटी असुविधाओं को भी भारी भरकम मनोवैज्ञानिक लेबल्स दिए जा रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है लेबल्स का ये खतरनाक जाल। लेबल्स का जाल मतलब जब कोई इंसान खुद को किसी खास खांचे में फिट कर लेता है। एकदम सही। जब कोई व्यक्ति अपनी हर निराशा को PTSD, ADHD या खुद को हमेशा से पीड़ित होने का लेबल दे देता है तो वो लेबल एक हथियार बन जाता है। एक ऐसा हथियार जो उसी व्यक्ति पर वार करता है। यानी वो इंसान उस लेबल के इर्द गिर्द अपनी पूरी पहचान बना लेता है। इसे अगर मैं एक सरल उपमा से समझूं तो ऐसा है जैसे किसी ने एक खास रंग का, मान लीजिए लाल रंग का चश्मा पहन लिया हो। ये बहुत ही खूबसूरत उपमा है, लाल चश्मा। हाँ, और अब दुनिया का हर रंग, हर इंसान की हर बात, हर परिस्थिति उसे सिर्फ लाल ही दिखाई देगी। अगर वो पीड़ित होने का चश्मा पहन लेता है तो कोई उसे सामान्य फीडबैक भी दे तो उसे लगेगा कि उस पर हमला हो रहा है। वो लेबल दुनिया को देखने का इकलौता जरिया बन जाता है। और जब वो लाल चश्मा उतरता ही नहीं तो इंसान एक मनोवैज्ञानिक खांचे में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। उसका मानसिक और भावनात्मक विकास पूरी तरह रुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कहानी पूरी हो चुकी है। उसे लगता है कि वो एक पीड़ित है और पूरी दुनिया बस उसके खिलाफ है। सच में ये तो बहुत ही सीमित कर देने वाली स्थिति है। बिल्कुल है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विरोधाभास पैदा होता है जिसे विशेषाधिकार का विरोधाभास या द एंटाइटलमेंट पैराडॉक्स कहा गया है। ये वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी पीड़ा के कारण खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति पीड़ित है वो बहुत विनम्र या सहमा हुआ होगा।
वो खुद को दूसरों से ऊपर कैसे समझ सकता है? इसे मनोविज्ञान में असुरक्षित आत्ममुग्धता या वल्नरेबल नार्सिसिज्म कहा जाता है। असुरक्षित आत्ममुग्धता, मैंने भव्य आत्ममुग्धता के बारे में तो सुना है। हाँ, जब हम आत्ममुग्धता शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति की छवि आती है जो खुद को सबसे सुंदर, सबसे अमीर या सबसे शक्तिशाली समझता है। वो जो मंच पर खड़ा होकर कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो भव्य आत्ममुग्धता है। जी, लेकिन ये असुरक्षित वाली स्थिति इससे अलग कैसे है? ये इससे बिल्कुल अलग और कहीं अधिक खतरनाक स्थिति है। इसमें व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने जीवन में दूसरों से ज्यादा दुख झेले हैं, मेरी पीड़ा सबसे अलग है, मेरी भावनात्मक उपेक्षा सबसे अनूठी है, इसलिए मैं दूसरों से अधिक विशेष व्यवहार का हकदार हूँ। ओहो, मतलब उसकी आत्ममुग्धता उसकी उपलब्धियों पर नहीं बल्कि उसके दुखों पर टिकी होती है। बिल्कुल, वो अपने दुखों को ही अपना ताज बना लेता है। वाह, ये सच में बहुत ही चौंकाने वाला दृष्टिकोण है। स्रोतों में इसे समझाने के लिए टाइटैनिक जहाज का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण इस मानसिकता को बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। ये तो उदाहरण कुछ ऐसा है कि जब जहाज डूब रहा हो तो आमतौर पर हम सोचेंगे कि लाइफ बोट में सबसे पहले बैठने का हक कोई अमीर या ताकतवर इंसान मांगेगा। लेकिन एक असुरक्षित आत्ममुग्धता वाला व्यक्ति उस डूबते जहाज पर क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि उससे ही सबसे पहले बचाया जाना चाहिए। बिल्कुल, वो सोचेगा कि मैंने बचपन में बहुत दुख सहे हैं, दुनिया ने मुझे कभी नहीं समझा, मेरी मानसिक पीड़ा इतनी अनूठी है कि उस लाइफ बोट में सबसे पहले बचने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसे लगेगा कि उसके दुख उसे एक ऐसा विशेषाधिकार देते हैं जो औरों के पास नहीं है। और यही वो बिंदु है जहां पीड़ित मानसिकता सिर्फ एक बचाव का तरीका ना रहकर एक आक्रामक रूप ले लेती है। आक्रामक रूप मतलब वो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है? जी हाँ, और जब ये विशेषाधिकार की भावना किसी विचारधारा या बड़े सामाजिक आंदोलन से जुड़ जाती है तो ये डार्क ईगो व्हीकल का रूप ले लेती है। तो डार्क ईगो व्हीकल यानी अहंकार का कोई छिपा हुआ वाहन, ये असली दुनिया में कैसा दिखता है? इसे ऐसे समझिए कि कुछ लोग अपने भीतर के गहरे क्रोध, अपनी असुरक्षित आत्ममुग्धता और दूसरों पर हावी होने की इच्छा को सीधे तौर पर व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा, है ना? हाँ, समाज तो ऐसे इंसान को तुरंत खारिज कर देगा। इसीलिए वे किसी महान सामाजिक, राजनीतिक या वैचारिक आंदोलन का सहारा लेते हैं। वो उस आंदोलन को एक वाहन की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे दावा करते हैं कि वे न्याय या समाज सुधार के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन असल में उनका मकसद कुछ और होता है। बिल्कुल, असल में वे अपने इस वैचारिक चोगे के पीछे छिपकर बिना किसी अपराध बोध के दूसरों पर अपनी भड़ास निकालते हैं। वे क्रूर हो जाते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं और उन्हें लगता है कि वे सही हैं क्योंकि उनका उद्देश्य महान है। यह उनके अहंकार को संतुष्ट करने का एक बहुत ही अंधकारमय तरीका है। ये तो बहुत ही डरावना सच है। मतलब न्याय की आड़ में अपने क्रोध और अहंकार को सही ठहराना। और स्रोतों में इसी क्रोध के इर्द गिर्द एक और दिलचस्प बात की गई है जिसे क्रोध का निरंतर चिंतन या एंगर रुमिनेशन कहा गया है। हाँ, ये एक बहुत ही आम लेकिन विनाशकारी आदत है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जैसे कोई व्यक्ति नहाते समय या रात को सोने से ठीक पहले सालों पुरानी किसी बहस को दिमाग में दोहरा रहा हो कि उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मुझे उस वक्त ये जवाब देना चाहिए था, अगली बार मैं उसे ऐसा बदला लूंगा। क्या ये भी उसी मानसिकता का हिस्सा है? 100%। और जब ये चिंतन एक सीमा पार कर जाता है तो मनोविज्ञान में इसे एक बहुत ही खतरनाक डार्क ट्रायड से जोड़ा जाता है। डार्क ट्रायड? इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस ट्रायड यानी इस त्रिकोण में क्या क्या शामिल है? इस डार्क ट्रायड में 3 चीजें शामिल हैं। पहला, न्यूरोटिसिज्म यानी अत्यधिक चिंता और मानसिक बेचैनी। दूसरा, शत्रुता यानी हर वक्त दूसरों से लड़ने को तैयार रहना या दुनिया को एक दुश्मन की तरह देखना। और तीसरी चीज? और तीसरा है पीड़ा पर आधारित विशेषाधिकार। जब कोई व्यक्ति पुरानी बहसों का चिंतन करता है तो वह अपने अंदर लगातार एक आग जलाए रखता है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो हम इसे भौतिक विज्ञानी पॉल डिराक के जीवन से जुड़े एंटी मैटरिंग के सिद्धांत से भी समझ सकते हैं। एंटी मैटरिंग, ये तो भौतिकी का शब्द लगता है। मनोविज्ञान में इसका क्या अर्थ है? मनोविज्ञान में एंटी मैटरिंग का अर्थ है महत्वहीन होने का गहरा एहसास।
जब किसी इंसान को लगता है कि दुनिया के लिए उसका कोई मोल नहीं है, कोई उसकी परवाह नहीं करता और वह हर किसी की प्राथमिकताओं में सबसे अंत में है। ये भावना तो बहुत ही गहरी और दुखदाई होगी। बहुत ज्यादा। अब कल्पना कीजिए कि एक तरफ व्यक्ति महसूस कर रहा है कि वो अदृश्य है और दूसरी तरफ वह अपने दुखों के कारण ये महसूस करता है कि दुनिया उस पर बकाया है, उसे विशेष हक मिलने चाहिए। इन दोनों भावनाओं का टकराव एक बेहद विनाशकारी, हिंसक और आक्रामक मानसिकता को जन्म देता है। ऐसा व्यक्ति फिर समाज से अपने बदला लेना चाहता है। बाप रे, ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे महत्वहीन महसूस करना और साथ ही दुनिया से हक मांगना इंसान को अंदर से खोखला और क्रोधी बना देता है। लेकिन आज के डिजिटल युग में, खासकर सोशल मीडिया पर, मुझे लगता है कि यह सब एक बिल्कुल नए रूप में सामने आ रहा है। आप दिखावटी संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिसे परफॉर्मेटिव वल्नरेबिलिटी कहा जा रहा है। जैसे टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर लोग अचानक कैमरे के सामने रोने लगते हैं। वे सहानुभूति, लाइक्स या रुतबा पाने के लिए अपने आघातों का सरेआम प्रदर्शन करते हैं। लेकिन क्या हर बार ऐसा करना गलत है? क्या वो सच में मदद नहीं मांग रहे होते? ये एक बहुत ही संवेदनशील बिंदु है। देखिए, बेशक कई लोग वास्तव में मदद की गुहार लगा रहे होते हैं, लेकिन जो प्रवृत्ति चलन बन गई है वो है अपनी पीड़ा का इस्तेमाल एक मुद्रा के रूप में करना, एक करेंसी की तरह। अपनी पीड़ा को बेचना? एक तरह से हाँ। जब हम ध्यान खींचने या एक डिजिटल पहचान बनाने के लिए अपने आघात को एक तमाशे में बदल देते हैं, तो हम असली पीड़ा की गंभीरता और पवित्रता को ही खत्म कर देते हैं। किसी की पीड़ा का विश्लेषण करते समय हमें असंवेदनशील नहीं होना चाहिए, लेकिन इस दिखावे और सच्चे दर्द के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये अंतर समझना वाकई बहुत मुश्किल हो सकता है। यहाँ रैबी हैरोल्ड कुशनर के हृदय विदारक कहानी बहुत प्रासंगिक हो जाती है। कुशनर एक बहुत ही विद्वान और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनके 14 वर्षीय बेटे एरॉन की एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से मृत्यु हो गई थी, जिसे प्रोजेरिया कहते हैं। प्रोजेरिया, ये वही बीमारी है ना जिसमें शरीर बहुत तेजी से बूढ़ा होने लगता है? जी हाँ। एक पिता के लिए अपने जवान होते बेटे को बूढ़ा होकर, बालों को झड़ते हुए और कमजोर होकर मरते देखना ये दुनिया का सबसे अकल्पनीय आघात है। बेटे की मृत्यु के बाद कुशनर ने इस अपार दुख से बहुत आध्यात्मिक गहराई, जीवन की समझ और करुणा प्राप्त की। उन्होंने तो इस पर कई किताबें भी लिखी हैं जो लोगों को दुख से उभरने में मदद करती हैं। बिल्कुल, लोग कह सकते हैं कि उनके दुख ने उन्हें महान बना दिया, लेकिन अपनी एक किताब में कुशनर ने जो वाक्य लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, मैं अपनी सारी आध्यात्मिक प्रगति, अपनी सारी समझ और इस गहराई को एक पल में छोड़ने को तैयार हूँ, यदि उसके बदले मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाए। ओह, ये सच में बहुत गहरा है। ये सुनकर एक पल के लिए शब्द नहीं मिलते। हाँ, ये कहानी बहुत ही विनम्रता के साथ ये स्थापित करती है कि आघात कोई उपहार नहीं है। आज के समाज में जो विषैली सकारात्मकता या टॉक्सिक पॉजिटिविटी फैल गई है, जो कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है या दुख आपको मजबूत बनाता है, यह हमेशा सच नहीं होता। सही बात है। कुछ चीजें सिर्फ बुरी होती हैं, उनका कोई सकारात्मक पक्ष नहीं होता। बिल्कुल। पीड़ा असली है, उसका दर्द वास्तविक है और उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। कुशनर की कहानी हमें सिखाती है कि दर्द का सम्मान करो, लेकिन उसे आगे न बढ़ने का बहाना मत बनाओ। उस दर्द को ढाल बनाकर विशेषाधिकार मांगना गलत है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर आघात इतना असली है लेकिन उसे अपना लेबल बना लेना या उससे विशेष अधिकार मांगना गलत है, तो कोई व्यक्ति इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले? इस जाल से निकलने का रास्ता बहुत स्पष्ट है, लेकिन मैं मानती हूँ कि इसे अपनाना आसान नहीं है। यहाँ मनोवैज्ञानिक लीसा फेल्डमैन बैरेट का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारी मदद करता है। वे कहती हैं कि हमें दोष और जिम्मेदारी के बीच के अंतर को समझना होगा। दोष और जिम्मेदारी यानी फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी? जी। उनका सिद्धांत ये है कि हो सकता है कि बचपन में जो हमारे साथ हुआ या किसी ने हमारे साथ जो अन्याय किया वो हमारी गलती ना हो, उसमें हमारा कोई दोष नहीं था। हाँ, जाहिर है कि एक बच्चे का इसमें क्या दोष हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन आज उस आघात को ठीक करना, उस दर्द से उभरना और अपने जीवन को बेहतर बनाना केवल और केवल हमारी अपनी जिम्मेदारी है। वाह, ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। दोष मेरा नहीं है लेकिन जिम्मेदारी मेरी है। इस विचार में एक अजीब सी आजादी है।
यह हमें एक लाचार पीड़ित की भूमिका से निकालकर अपने जीवन का नियंत्रण वापस अपने हाथों में लेने का मौका देता है। एकदम सही। इसी से जुड़ा ताशा यूरिच का सिद्धांत भी स्रोतों में बहुत प्रमुखता से उभरा है, जिसे क्या बनाम क्यों कहा जाता है। व्हाट बनाम व्हाई। जी, जब हम बुरे समय से गुजरते हैं तो हमारा पहला सवाल होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत ही खराब क्यों है। लेकिन ताशा यूरिच कहती हैं कि क्यों पूछने से इंसान अपने अतीत के दलदल में धंसता चला जाता है, वो बस एक भूल भुलैया में घूमता रहता है। क्योंकि क्यों का कभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल, लेकिन अगर हम सवाल बदल दें कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, मेरे पास अब क्या विकल्प हैं, तो अचानक भविष्य के रास्ते खुलने लगते हैं। क्यों हमें पीड़ित बनाता है और क्या हमें सशक्त बनाता है। बहुत खूब कहा आपने। क्या पूछना इंसान को सक्रिय बनाता है और उस असुरक्षित आत्ममुग्धता से बचने के लिए जहां व्यक्ति अपनी पीड़ा के आधार पर हकदार महसूस करता है, मनोविज्ञान में एक बहुत ही स्वस्थ विकल्प बताया गया है। इसे सानु या SANU कहा जाता है, जिसका अर्थ है सेल्फ एट्रीब्यूटेड नीड फॉर यूनिकनेस, यानी अपने अनूठेपन की आवश्यकता। अपने अनूठेपन की आवश्यकता, ये कैसे काम करता है? देखिए, हम सभी इंसान हैं और हम सभी खुद को विशेष महसूस करना चाहते हैं। जब हमारे पास कोई उपलब्धि नहीं होती तो हम अपने दुखों को ही अपना अनूठा मान लेते हैं। लेकिन सानु का सिद्धांत कहता है कि अपनी पीड़ा के कारण खुद को विशेष मत मानिए, बल्कि अपनी रचनात्मकता, अपने हुनर, अपने काम और अपने विचारों के कारण खुद को अनूठा मानिए। मतलब कुछ सकारात्मक निर्माण कीजिए। जी हाँ, कुछ नया बनाइए। इसके लिए मानसिक लचीलेपन की आवश्यकता होती है और सबसे बड़ी बात, इस प्रक्रिया में दूसरों द्वारा नापसंद किए जाने का साहस या करेज टू बी डिसलाइक्ड विकसित करना होता है। नापसंद किए जाने का साहस, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। जब आप अपनी पीड़ित वाली पहचान छोड़ते हैं तो हो सकता है कुछ लोग आपको नापसंद करें, क्योंकि आप अब उनकी सहानुभूति पर निर्भर नहीं है। लेकिन जब आपको इस बात का डर नहीं रहता कि लोग आपके दुख को मानेंगे या नहीं, तभी सच्ची आजादी मिलती है। कमाल की बात है। आज की इस गहन वैचारिक यात्रा में हमने सच में बहुत सी परतें खोली हैं। हमने ये समझा कि कैसे छोटे आघात और मनोवैज्ञानिक लेबल्स हमें एक सीमित दायरे में कैद कर सकते हैं, जैसे कोई लाल रंग का चश्मा जो उतरने का नाम ही ना ले। जी। हमने विशेषाधिकार के विरोधाभास को गहराई से समझा, जहां पीड़ित होने का एहसास इंसान को आत्ममुग्ध और डार्क ईगो व्हीकल के जरिए कभी-कभी आक्रामक भी बना सकता है। हमने ये भी जाना कि दिखावटी संवेदनशीलता असल पीड़ा का अपमान है, और कुशनर की कहानी से सीखा कि दर्द का सम्मान कैसे किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो भर कर आई, कि दोष भले ही हमारा न हो, लेकिन अपने जीवन को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। ये मानसिक लचीलेपन और क्या करना है कि और बढ़ने का एक बहुत ही स्पष्ट मार्ग है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक अंतिम और बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार साझा करना चाहूंगी। इंसान की सच्ची आत्मकीमत इस बात से तय नहीं होती कि उसने जीवन में कितने भयानक कष्ट सहे हैं या उसके आघात कितने अनोखे हैं। सच्ची आत्मकीमत समाज के साथ हमारे गहरे, सार्थक और सकारात्मक जुड़ाव से आती है। ये बहुत ही सुंदर विचार है। जब हम अपनी पीड़ा से बाहर निकलकर दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं, समाज के लिए कुछ रचनात्मक करते हैं और अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं, तब हम असली मायने में सशक्त होते हैं। पीड़ित होना एक अवस्था हो सकती है, लेकिन इसे अपनी पूरी पहचान बना लेना हमारे अपने ही जीवन के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। और मैं फिर से कहूंगी कि अगर श्रोताओं को ये विचार पसंद आए हों तो कैफे फिलॉसफी के इस मिशन को अपना समर्थन जरूर दें और इसे साझा करें। बिल्कुल, ये समर्थन बहुत जरूरी है। और जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो आज की हमारी इस चर्चा के स्रोतों से भी एक कदम आगे की बात करता है, ताकि इस पर बैठकर शांति से विचार किया जा सके। वो विचार क्या है? जरा सोचिए, अगर आज कोई इंसान अपने अतीत के दुखों की उस पूरी कहानी को अपने दिमाग से हमेशा के लिए मिटा दे, जिसे वो हर सुबह उठकर खुद को सुनाता है, तो आईने के सामने खड़ा वो व्यक्ति असल में कौन होगा? क्या वो अपनी उस दुख भरी पहचान के बिना एकदम खालीपन महसूस करेगा, या उसे जीवन में पहली बार पूर्ण आजादी का अनुभव होगा? ये सच में एक बहुत ही झकझोर देने वाला सवाल है। इसी विचारों कृजक प्रश्न के साथ हमारी आज की एक गहन वैचारिक यात्रा यहीं समाप्त होती है। नई चीजें सीखते रहिए और खुद को सशक्त बनाते रहिए।